राम राम भज्जाहारो, बहुत ही स्वागत है एक बार फिर से हमारे अपनो यूट्यूब चैनल कुमार स्टूडियो 688 के वीडियोस में। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के लोकगीत के बारे में, जहां से मध्य प्रदेश एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने इससे पहले मध्य प्रदेश के बघेलखंड और बुंदेलखंड के लोकगीतों पे हमारी चर्चा हो गई थी। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए। मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो 50 से 60 क्वेश्चन लगभग बन ही जाते हैं, उनमें से हमने लगभग 30 से 40 क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर चुकी है अभी तक के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के लोकगीत और उसमें जानेंगे मालवा और निमाड़ के क्षेत्र के लोकगीत पे। तो वीडियो ज्यादा लंबा न करते हुए सीधे आते हैं और पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के लोकगीत। याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप समझ ही जाएंगे। और आज चर्चा होगी मालवा के लोकगीत की। मालवा का क्षेत्र जानेंगे। पहला जो गीत है वो हमारे पास है थरथरी गायन। थरथरी गायन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि थरथरी गायन किस क्षेत्र में गाया जाता है। तो ये मालवा के क्षेत्र में गाया जाता है। थरथरी गायन की विशेषता है कि ये नाथ संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। जो नाथ संप्रदाय है, जो टाइटल लिखते हैं नाथ, वो लोग इस गीत को गाने का प्रयास करते हैं। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि कबीर की, मीरा की लोक गाथाओं को गाने का प्रयास किया जाता है। कबीर, मीरा और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो इस क्षेत्र के हुए वो है गोपी चंद्र। गोपी चंद्र की भी लोक गाथाओं को इसके अंतर्गत गाने का प्रयास किया जाता है। तो ये जो है थरथरी गायन, इसमें ध्यान रखना है कि कबीर और मीरा दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कबीर और मीरा आपको ध्यान रखना है कि इनकी लोक गाथाओं को इसमें गाने का प्रयास किया जाता है। अगला हमारे पास है वो है संझा गीत। संझा गीत या गायन। संझा जो गीत है ये पितृपक्ष में गाया जाता है। पितृपक्ष में गाया जाता है। और किसके द्वारा गाया जाता है? तो किशोरियों के द्वारा। किशोरियों के द्वारा गाया जाता है। जो अविवाहित लड़कियां होती हैं उनके द्वारा ये गीत गाया जाता है। और इस गीत में क्या करती हैं लड़कियां कि पितृपक्ष में तो गीत होता है, तो उस समय जो घर की सामने दीवार होती है उस दीवार में लड़कियां जो अविवाहित है, जिनकी शादी नहीं हुई है, वो गोबर इकट्ठा करती हैं, गोबर लेके आती है। गोबर से दीवारों पर तरह तरह की आकृतियां बनाती है और उन आकृतियों जो आकृति उन्होंने बनाई है उसकी फूल से, माला से बड़ी अच्छे से पूजा करती हैं। और ये पूजा जो होती है शाम के समय होती है। और इसीलिए इसको संझा गीत कहा गया है। पितृपक्ष में होता है, कंवारी लड़कियां मनचाहा वरदान प्राप्त करने के लिए ये गीत गाती हैं, इसीलिए इसे संझा गीत की संज्ञा दी गई है। तीसरा हम पढ़ लेते हैं जो हमारे पास यहाँ पर है, हीड़ गायन। हीड़ गायन भी मध्य प्रदेश के मालवा के क्षेत्र में होता है और ये होता है सावन, बरसात में जो होता है सावन के महीने पर। सावन के महीने में गाया जाता है अहीर जाति के लोगों के द्वारा। अहीर जाति के लोग जो होते हैं हीड़ गायन करते हैं सावन में, जब वो अपने जानवरों को खेतों में या जंगलों में चराने जाते हैं। हीड़ गायन सावन अहीर जाति के लोगों के द्वारा होता है। फिर है बरसाती गायन। बरसाती गायन। और बरसाती गायन की विशेषता है कि ये बरसात में होता है। बरसात में किया जाता है। 4 महीने खूब बरसात होती है, इसमें प्रयोग किया जाता है बरसाती गायन का। साथ ही साथ इसमें एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, उसका नाम है एकतारा। एकतारा वाद्य यंत्र इसमें बजाया जाता है। मध्य प्रदेश के मालवा के क्षेत्र में बहुत ही खूबसूरत है आपका बरसाती गायन। इसके बाद हम अगला पढ़ लेते हैं, 5वां नंबर निर्गुड़ी गायन। निर्गुड़ी गायन। निर्गुड़ी गायन जो है ये भी मालवा का है। और इसमें जो है निर्गुड़ी गायन में नारद नारद के गीतों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो नारद थे वो इसी क्षेत्र में कुछ समय के लिए आए और उन्होंने गीत गाया, निर्गुड़ी गाया। तो ये मालवा के क्षेत्र में आपका देखने को मिलेगा। मालवा के इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। मध्य प्रदेश में थरथरी गायन होता है, इसके बाद यहाँ झांझ गायन होता है, झांझ के सॉरी संजा गायन होता है, फिर हीड़ गायन होता है, बरसाती गायन होता है और निर्गुड़ी गायन होता है। थरथरी गायन में भी झांझ का प्रयोग किया जाता है। नाथ संप्रदाय के लोग गाते हैं, मीरा, कबीर और एक व्यक्ति जो इम्पोर्टेंट बहुत ही ज्यादा रखता है इस क्षेत्र का, गोपी चंद्र, उसकी गाथाओं पर ये गीत का प्रयोग किया जाता है। संध्या गीत शाम के समय किशोरियों के द्वारा किया जाता है। पितृपक्ष में ये गीत होता है मनचाहा वरदान प्राप्त करने के लिए। हीड़ गायन सावन के अवसर पे अहीर जाति के लोग करते हैं, यादव लोग करते हैं। बरसाती गायन बरसात में होता है। एक तारा का प्रयोग किया जाता है पहली बार वाद्य यंत्र का इसमें। और ये जो वाद्य यंत्र है बड़ा यूनिक टाइप का है। यूट्यूब में सर्च कर लीजिए एक तारा क्या होता है, आपको समझ में जाएगा। ये जो गीत है, ये गीत ढोलक और सॉरी मृदंग के साथ गाया जाता है। ढोलक का इसमें प्रयोग नहीं होता है, झांझ का भी प्रयोग होता है इसमें। निर्गुड़ी गायन मालवा के क्षेत्र में नारद की गाथाओं को गाने का प्रयास किया जाता है। निर्गुड़ी यानी किसी भी रूप में भगवान को याद करने का
काम किया जाता है निर्गुणी गायन में। ये जो फैक्ट है मध्य प्रदेश के मालवा से पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे कि अगले हमारे पास कौन से होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे मध्य प्रदेश के लोकगीत में, और पढ़ेंगे मालवा के अलावा हमने अब निमाड़ में चलते हैं। निमाड़ में कौन से होते हैं? निमाड़ के लोकगीत, और निमाड़ के लोकगीत में सबसे पहला है गरबा, गरबा, दूसरा है गरबी, और तीसरा है गबलन, गबलन। जो गरबा होता है ये पुरुष प्रधान है, ध्यान रखेंगे, इसमें से पुरुष ही भाग लेते हैं गरबा में, वो नहीं गुजरात वाला। इसके पहले वीडियो में मैंने गरबा के बारे में डिटेल्स पढ़ाया हुआ है। गरबा गायन होता है और ये जो है पुरुषों के द्वारा किया जाता है। जो गरबी होता है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। महिलाओं के द्वारा कब होता है? ये नवरात्रि पर, नवरात्रि में किया जाता है गरबी का गायन। और जो गबला होता है वो कब होता है? कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण की लीलाओं को इसमें सम्मिलित करने का काम किया जाता है। ये पुरुष प्रधान है गरबा, गरबी जो होता है महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गबलन में कृष्ण की लीलाओं का प्रयोग किया जाता है या उनके गीतों को गाया जाता है। ये आपको निमाड़ के क्षेत्र में मिलेंगे। चौथा हमारे पास है मसांड्या, मसांड्या, और मसांड्या को एक और अन्य नाम से जाना जाता है काया खो, काया खो भी कहा जाता है। अब नाम से स्पष्ट है कि मसांड्या है, वैसे तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन काया खो से आप समझ जाएंगे कि काया यानी होती है शरीर, और खो मतलब होता है खो जाना। जब शरीर खो जाता है यानी इंसान की मृत्यु हो जाती है, उस समय ये गीत गाया जाता है। तो ये मृत्यु में आपको ध्यान रखना है कि इंसान की मृत्यु पे ये गीत गाया जाता है काया खो, जिसे मसांड्या भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के निवाड़ के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। आगे है फाग गायन, फाग गायन या गीत। फाग जो गायन या गीत है ये होली के अवसर पर होता है। हिंदी मास में बात होगी तो फाल्गुन, हिंदी मास में फाल्गुन महीने में ये गीत गाया जाता है। इसमें झांझ का प्रयोग किया जाता है। उच्च स्वर का गीत है, मृदंग भी इसमें बजाई जाती है। इतने जोर जोर से गाया जाता है इसलिए इसे उच्च स्वर कहा गया, चिल्ला चिल्ला के। तो गाने वाला और गाने वाला तो गाता है, जो लोग सुनते हैं उनके कान फटे जाते हैं इस गीत में, फाग गायन में। छठवा जो हमारे पास है निर्गुणी गायन, निर्गुणी गायन। ये भी आपको कहाँ मिलेगा निर्गुणी गायन? तो ये आपको निमाड़ के क्षेत्र में मिलेगा। इसमें नारद से संबंधित आपको संबंधित नारद से संबंधित कथाओं को गाने का प्रयास किया जाता है निर्गुणी गायन में। इससे पहले अभी हमने मालवा में भी पढ़ा था, ये मालवे में भी होता है और आपका कहाँ होता है? निमाड़ के क्षेत्रों में भी होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास ये फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना ही रखना, चलना है। अगर नहीं रखेंगे तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। तो हमारे पास 6 हो गए। अब सातवां नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर में पढ़ेंगे संत सिंगा जी, संत सिंगा जी की कथा या गायन। संत सिंगा जी की कथा या गायन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें मृदंग बजती है, मृदंग बजाई जाती है, और इसमें इकतारा, इकतारा, इकतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मृदंग और इकतारा और झांझ, 3 वाद्य यंत्र इसमें बजाए जाते हैं। संत सिंगा जी की कथा इसमें गाई जाती है, उनके बारे में उनके भजन गाए जाते हैं संत सिंगा जी के। तो ये 7वां हो गया। और 8वां नंबर है कलगी तुर्रा, कलगी तुर्रा गायन, तुर्रा गायन। और कलगी तुर्रा में 2 पक्ष होते हैं, खंड ए और खंड बी। तो खंड ए को कहा जाता है कलगी, कलगी अखाड़ा, और खंड बी को कहा जाता है तुर्रा अखाड़ा, तुर्रा अखाड़ा। इसका नाम दे दिया गया है, खंड ए बी खंड नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता दूं 2 टीमें बनती है, एक का नाम ए दे दिए हमने और एक का नाम बी दे दिए। तो कलगी अखाड़ा और तुर्रा अखाड़ा 2 इसमें गुट बन जाते हैं। इन दोनों गुटों में गायन होता है जिसे कलगी तुर्रा गायन कहा जाता है। कलगी अखाड़ा वाले प्रश्नोत्तरी विधि होती है। कलगी अखाड़ा वाले प्रश्न करते हैं गीत गाते हुए और उसका जवाब तुर्रा देते हैं, तुर्रा अखाड़ा वाले। फिर तुर्रा अखाड़ा वाले गीत गाएंगे प्रश्न के रूप में, फिर जो कलगी अखाड़ा वाले हैं उसका उत्तर देंगे। इसलिए इस गायन को कलगी तुर्रा कहा जाता है। 2 अखाड़ों में से सम्मिलित कर दिया जाता है। ये प्रश्नोत्तरी विधि में भी गाया जाता है, इसलिए इसे प्रश्नोत्तरी गीत भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के निमाड़ का क्षेत्र का कलगी तुर्रा है, प्रतिस्पर्धा गीत है। इसमें एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा के रूप में माना गया है।
तो देखिए कौन सा पढ़ा हमने, गरबा पढ़ा, गबली पढ़ा और गरबी पढ़ा। फिर मसांडिया पढ़ा जो मृत्यु के अवसर पर काया खो के रूप में इसे माना जाता है, मैंने मिटा दिया आगे का। फाग गायन भी होता है, निर्गुणी गायन में होता है, संत सिंगा जी की कथाओं का गायन होता है और कलगी तुर्रा गायन होता है। ये मध्य प्रदेश के निवाड़ के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। तो यही जो क्वेश्चन है लगभग मध्य प्रदेश के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, कहीं कोई आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सब पुस्तकों में दिया होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है फैक्टों को रीचेक करने के लिए, क्योंकि हर पुस्तकों में थोड़े थोड़े फैक्टों को बदल के अलग अलग अपनी अपनी देसी रैंडम स्टाइल में बनाने का प्रयास किया जाता है। कब किसको कैसी किस भाषा में समझ में आ जाए कुछ कह नहीं सकते, तो जिस भाषा में जो पढ़ा है उसको उस भाषा में सीखने का प्रयास करिए। अगर कोई अपनी एक अलग शैली से पढ़ा रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सीखना महत्वपूर्ण है, कैसे सीख रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो पीएससी एग्जाम है बड़ा ज्यादा टफेस्ट एग्जाम है नहीं। प्री निकालना बहुत आसान है, मेंस में थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर अगर हम फैक्टों को ठीक से ध्यान रखेंगे तो हम मेंस भी बहुत आसानी से निकल जाएगा, उसका कोई तकलीफ नहीं होती है। आगे मैंने बात बताया कि इसमें आपको, अब जब हम गीत पढ़ रहे हैं या गायन पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि याद रखने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे कि ये मीरा चली बाजार को ये रख लो तो हम निमाड़ के क्षेत्र के हो जाएंगे या मालवा के क्षेत्र के हो जाएंगे। लेकिन वो आपको याद रखने में, अभी प्री निकालने में तो आसानी हो जाएगी, लेकिन जब मेंस लिखेंगे और आपको बताना है, आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा कि मध्य प्रदेश के लोक गीतों पर निमाड़ के क्षेत्र का आपकी उपयोगिता बताइए या सहभागिता बताइए, तब आपको थोड़ी-सी दिक्कत होगी कि हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं है तो फिर कैसे कर पाएँगे? तो थोड़ा-सा दिक्कत हो जाएगी। डिस्क्रिप्टिव पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे तक का सोच के रखिए। आप अगर अधिकारी बन गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो आपके बच्चों को तो आप पढ़ा सकते हो या समाज को तो आप बढ़ा सकते हो। आप जिस भी क्षेत्र के मध्य प्रदेश के रहवासी हैं, तो दूसरे क्षेत्र की कलाओं को आप जानने का प्रयास आपके द्वारा हो रहे हैं, और मैं सीधी बातों में बात करूँ तो आपको जीना पड़ेगा। जब आप ये चीज़ें जीना प्रारंभ कर दोगे तो उसे आप याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो में अगर पहली बार हैं, चैनल में पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे होगा ये कि जितने भी हम यूट्यूब में वीडियो अपलोड करें एजुकेशन पे, हम तो प्रतिदिन कर ही रहे हैं। प्रतिदिन हमारा एमपीपीएससी का जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक हम प्रतिदिन करेंगे, इसके बाद एनालिसिस करेंगे। तो हमारे वीडियो लगभग हर दिन आएंगे, संडे को छोड़कर, क्योंकि संडे हमारा हॉलीडे रहता है। सो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू वेरी मच।